मौर्य सबसे पहले साम्राज्य निर्माता थे जिन्होंने एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर शासन किया। मजबूत राजनीतिक आधार, केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था और अनुकूल आर्थिक और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों ने अधिशेष उत्पादन प्रदान किया, जिससे न केवल शहरीकरण हुआ बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। 1000 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद से जिसका पत्थर काटने और मूर्तिकला पर पूर्ण नियंत्रण था, मौर्य काल के दौरान मूर्तिकला का पुनरुत्थान हुआ था और लकड़ी के उपयोग से पत्थर तक का संक्रमण हुआ। मौर्य कला मूल रूप से शाही संरक्षण में फली फूली, लेकिन जिसके साथ साथ मौर्य काल में लोक कला का भी अच्छी तरह से विकास हुआ था। मौर्यकालीन कला की दो भागों में विभाजित कर अध्ययन करना अच्छा था रहा होगा: दरबारी कला और लोक कला। न्यायालय कला। महल कुम्हार पटना में खोजे गए स्तंभों वाले हॉल को मौर्य महल का स्थल माना जाता है। पाटलिपुत्र शहर लकड़ी के किलेबंद था। मेगास्थनीज के शब्दों में शहर ने एक समानांतर चतुर्भुज का गठन किया जो 9 मील गुना 1.5 मील की दूरी पर एक खाई से घिरा हुआ था, जो 200 गज चौड़ा था और तीरंदाजों के लिए लूप छेद के साथ एक लकड़ी के कटघरा द्वारा संरक्षित था। खंबे को 570 टावरों द्वारा प्रबलित किया गया था और इसमें 64 प्रवेश द्वार थे। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के महलों को मानव जाति की सबसे बड़ी कृतियों में से एक बताया, और चीनी यात्री फाहियान ने मौर्य महलों को ईश्वर प्रदत्त स्मारक कहा। स्तंभ। मौर्य स्तंभ दो प्रकार के हैं: हॉल से जुड़े, जैसे कुम्हार में 80 पिलर हॉल के पिलर। यहाँ के स्तंभ बिना पूंजी के हैं। अशोक के स्वतंत्र या मुक्त खड़े स्तंभ। यह बदले में दो प्रकार का होता है: जानवरों की राजधानियों वाला, दूसरा बिना पूंजी के। मुक्त खड़े स्तंभ राजनीतिक शक्ति और अधिकार का प्रतीक है और उद्देश्य पूरे मौर्य साम्राज्य में बौद्ध विचारधारा और अदालती आदेशों का प्रसार करना था। वितरण। बिहार में 4 जगहों पर मिले पिलर: कोल्हुआ, वैशाली। शेर के शीर्ष के साथ लेकिन बिना किसी शिलालेख के, यह सभी मौर्यकालीन स्तंभों में सबसे बड़ा स्तंभ है। लौरिया अरेराज स्तंभ बिना किसी पशु शीर्ष के है लेकिन शिलालेख के साथ है। यह आरंभिक ब्राह्मी वर्ण में अशोक के पहले 6 स्तंभों में से एक है। लौरिया नंदनगढ़ लायन कैपिटल के साथ। रामपुरवा, यहाँ शेर शीर्ष और बुल शीर्ष वाले 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ मेरठ, टोपरा जो कि दिल्ली में है, इलाहाबाद, संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगली सागर, बसर और कोसम जैसे अन्य स्थानों पर पाए गए हैं। विशेषताएं: आमतौर पर चुनार क्षेत्र, जो कि बनारस के पास से बफगड़े रंग के बलुआ पत्थर से बना है। कुछ मथुरा क्षेत्र के धब्बेदार लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर से भी बने हैं। भाषा: जबकि अधिकांश अशोक स्तंभ पाली और प्राकृत भाषा में थे, कुछ ग्रीक या अरामी भाषा में भी लिखे गए थे।
मौर्यकालीन स्तंभों में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। दस्ता एक लंबा शाफ्ट आधार बनाता है और पत्थर या मोनोलिथ के एक टुकड़े से बना हुआ है। निचली पूंजी शाफ्ट के शीर्ष पर उल्टे कमल के आकार का या उल्टी घंटी के आकार का होता है। मध्य राजधानी अबेकस यह एक गोलाकार या आयताकार का आधार, इसके किनारों पर नक्काशी है। ये उत्कीर्ण जानवरों की आकृतियाँ या फूलों के डिज़ाइन हैं। सारनाथ और सांची के स्तंभ में नुकीले पहिए खुदे हुए हैं। पूंजीगत आंकड़ा सभी बड़े आंकड़े आमतौर पर एक बैल, शेर, हाथी आदि जैसे जानवर जोरदार होते हैं और एक वर्ग या गोलाकार अबेकस पर खड़े होते हैं। 4 से राजधानी सांची और सारनाथ में, सिंगल बुल रामपुरवा में, एक हाथी संकीसा में। तकनीक अगेट बर्निंग तकनीक द्वारा पॉलिश की गई। कोई आधार नहीं, गोलाकार आकार में, ऊपर की तरफ संकरा यानी ऊपर टेपर, पत्थर के एक टुकड़े से बना है यानी अखंड, कोई अलंकरण अर्थात सादा नहीं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण बुद्ध द्वारा कानून का पहिया घुमाने के प्रतीक के रूप में किया गया था। फारसी या आर्मेनियन स्तंभों के साथ समानताएं। पॉलिश किए गए पत्थर और रूपांकन। मौर्य और अकेमेनियन स्तंभ दोनों में पॉलिश किए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और उनमें कमल जैसे कुछ सामान्य मूर्तिकला रूपांकन है। उद्घोषणाएँ मौर्य के उद्घोषों यानी कि बौद्ध शिक्षाओं और अदालती आदेशों से संबंधित को स्तंभों पर अंकित करने का विचार फारसी स्तंभों में उत्पन्न हुआ है। तीसरा व्यक्ति दोनों साम्राज्यों के शिलालेख तीसरे व्यक्ति में शुरू होते हैं और फिर पहले व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। दोनों पत्थर से बने हैं। दोनों में पूंजी के रूप में पशु आकृतियां हैं। कुम्हरार में 80 पिलर, हॉल में उनकी राजधानी पेट्रोपोलिस में ड्रियस द्वारा निर्मित 100 पिलरों के हॉल के साथ समानताएं हैं। डीबी स्पूनर और आनंद के कुमारस्वामी जैसे विद्वान इस विचार का समर्थन करते हैं कि मौर्य स्तंभ अकेमेनियन स्तंभों के प्रोटोटाइप थे। 300 ईसा पूर्व से पहले ऐसी पत्थर परंपरा भारत में अनुपस्थित थी, जिन्होंने इस तरह की परंपरा के अचानक उभरने का श्रेय अकेनियन प्रभाव को दिया है। ईरान की भारत के सांस्कृतिक संपर्क थे। डेरियस ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर विजय प्राप्त की थी, जिससे घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। खरोष्टी लिपि और अरमिक भाषा का प्रयोग करने वाले कुछ अशोक स्तंभ इस तरह के विचारों को और मजबूत करते हैं। अकेमेनियन स्तंभों के साथ असमानताएं। एक अन्य इतिहासकार निहाररंजन रे ने अचमेनियन प्रभाव के बारे में उपरोक्त विचारों पर सवाल उठाया। द कैपिटल फिगर या कुम्हरार हॉल के मौर्य स्तंभों में अनुपस्थित था, जबकि परसेपोलिस के स्तंभों में विस्तृत कैपिटल फिगर है। अकेमेनियन स्तंभ की राजधानियों में 2 जानवर पीछे की ओर बैठे हैं, जबकि अशोक के स्तंभों में 4 जानवर या 1 जानवर है। अकेमेनियन स्तंभों में यूनिकॉर्न और उल्टा कप राजधानी के रूप में, लेकिन मौर्य स्तंभ में नहीं है। इसी तरह मौर्य स्तंभ में हाथी, लेकिन अकेमेनियन स्तंभ में नहीं। अकेमेनियन स्तंभों में कोई अबेकस नहीं है। आकार और अलंकरण। मौर्य कमल का आकार फारसी स्तंभों से भिन्न है। स्तंभ की सतह। अधिकांश फारसी स्तंभों की सतह नुकीली या चोटीदार होती है, जबकि मौर्यकालीन स्तंभों की सतह
चिकनी होती है। स्थापत्य योजना। एकेमेनिड स्तंभ आमतौर पर कुछ बड़ी वास्तुशिल्प योजना का हिस्सा थे और थोड़ी जटिल थे, जबकि अशोक के स्तंभ सरल और स्वतंत्र शामिल स्मारक थे। शाफ्ट। मौर्य शाफ्ट के विपरीत, जो मोनोलिथ यानी कि पत्थर का एक टुकड़ा से बना होता है, फारसी। एकेमेनियन शाफ्ट के पत्थरों के अलग अलग खंडों यानी कि एक के ऊपर एक एकत्रित से बने होते हैं। एकेमेनियन स्तंभों का आधार यानी कि उल्टे कमल के आकार का होता है, लेकिन अशोक के स्तंभों में नहीं होता है। एकेमेनियन स्तंभ सैन्य दृष्टि से जीत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अशोक के स्तंभ धर्म विजय की दृष्टि से विजय का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इस तरह के पाषाण परंपरा के अचानक उभरने को साम्राज्य के विकास और शाही स्वाद के आलोक समझाया गया है। स्तूप। स्तूप एक दफन टीला है जो गोलार्ध के आकार की संरचना से ढका होता है। ये ठोस गुंबद होते हैं जो आमतौर पर ईंटों या पत्थरों से बने होते हैं। भगवान बुद्ध के प्रस्थान यानी कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके भौतिक अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। उसके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। पूर्व मौर्य स्तूप धातु पर बने थे। 8 स्तूप में से पीपरवाह स्तूप के अवशेष मिले हैं। हालांकि स्तूप वास्तव में अशोक के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने 84,000 से अधिक स्तूप बनवाए। वास्तुकला। स्तूपों में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसके एक गोलाकार अंडा और एक घड़िका और शीर्ष पर एक छत्र होता है। अंडा। बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए मिट्टी के टीले का प्रतीकात्मक गोलाई का टीला यानी कि कई स्तूपों में वास्तविक अवशेषों का उपयोग किया जाता था। हर्मिका। टीले के ऊपर चौकोर रेलिंग। छत्र। एक ट्रिपल छत्र के रूप का समर्थन करने वाला केंद्रीय स्तंभ। वेदिका। चारों तरफ रेलिंग या पत्थर से बना था और चमकदार रूप से पॉलिश किया गया था। तोरण। 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार। उपयोग की गई सामग्री। स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना था, जबकि बाहरी सतह पकी हुई ईंटों से बनी थी। उन्हें बाद में प्लास्टर और मेढ़ी की मोटी परत से ढका गया था और तोरण को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया था। पूरी संरचना ही पूजा की जगह थी। वेदिका तोरण में लोक प्रतीकों और बौद्ध प्रतीकों से संबंधित स्तंभ और उपासीन से शुद्ध नक्काशी है। उदाहरण: अशोक द्वारा महास्तूप सांची, बाद में शुंग काल के दौरान विकसित। अशोक द्वारा सारनाथ में धर्म राज्य का स्तूप। गुप्त वास्तुकला। मौर्य काल में पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। हालांकि कठोर ग्रेनाइट चट्टानों में खुदाई की गई भीतरी दीवारों को शीशा की तरह पॉलिश किया गया है। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गुफाओं को आमतौर पर विहार यानी रहने वाले क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन गुफाओं के निर्माण अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने आजीविकों के रहने के लिए करवाया गया था। उदाहरण: गया में नागार्जुनी पहाड़ियों पर 3 गुफाएं और बाबरा पहाड़ियों पर 4 गुफाएं देखी जा सकती हैं। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ा गुफा, लोमेश ऋषि गुफा। बराबर पहाड़ियों में लोमेश ऋषि गुफा के प्रवेश द्वार अलंकृत धनुष्कार प्रवेश द्वार है। गुफा का आकार 2 कक्ष, एक गोलाकार और दूसरा आयताकार। मूर्ति।
मौर्य मूर्तिकला में दरबार और लोक कला दोनों शामिल है। मूर्तियाँ पत्थर, धातु और मिट्टी से बनी हैं। कोट मूर्तिकला पत्थर को काटकर खुदी हुई या अखंड स्तंभ पर स्वतंत्र रूप से बनाई गई मूर्तियाँ 3 रूपों में पाई जाती हैं। उड़ीसा के धौली पत्थर को काटकर बनाया गया हाथी पत्थर की मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। हाथी काफ़ी प्राकृतिक और पत्थर से बाहर आने के लिए तैयार दिखाई देता है। इसी प्रकार कालसी, जो कि देहरादून के पत्थर पर हाथी का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। हाथी के दोनों चित्र पत्थर के मूर्तियों के क्षेत्र में प्राप्त उत्कृष्टता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अखंड स्तंभ पर निर्मित मूर्तिकला की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। धातु की मूर्तियों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। लोक मूर्तिकला स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियाँ अधिकतर लोक कलाओं में पाई जाती हैं। लोक कलाओं में मिट्टी की बनी मूर्तियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं। लोक कला का विकास बिना किसी शाही संरक्षण के स्वतंत्र कारीगरों द्वारा किया गया था। उदाहरण मथुरा जिले के परखम गांव में मिली यक्ष की मूर्ति मणिभद्र भी कहा जाता है। दीदारगंज, जो कि पटना का यक्षिणी मूर्ति है, जो पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है, यह बलुआ पत्थर से बना है और पॉलिश किया गया है। बुलंदी बाग में हंसता हुआ लड़का। लोहानीपुर, पटना में जैन संत की 2 नग्न तस्वीरें मिली। त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति राजघाट, वाराणसी से प्राप्त हुई है। ऊपर की छवियाँ ग्रे बलुआ पत्थर से बनी है, जो अभी भी मौर्यकालीन पॉलिश से जगमगा रही है। उनके शरीर वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित है। मौर्य काल के बर्तनों को आमतौर पर उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन यानी कि NBPW के रूप में जाना जाता है। मौर्य मिट्टी के बर्तनों की विशेषता काले रंग और अत्यधिक चमकदार खत्म थी। आमतौर पर विलासिता की वस्तुओं के रूप में उपयोग की जाती थी। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र NBPW मिट्टी के बर्तनों के केंद्र थे। इस प्रकार मौर्य कला ने न केवल भारत में कला संस्कृति को पुनर्जीवित किया, बल्कि आने वाले दिनों में इसके फलने फूलने के लिए भी ठोस नींव रखी थी।